हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है कि जब आरिफ मोहम्मद ख़ान ने अरफा खानम को नॉन स्टॉप पेला। तो अभी अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पेला क्यों लिखा है, कोई और वर्ड भी लिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं जी। लिखने वाले ने लिख दिया। थोड़ा पेला थोड़ा ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं वीडियो को। अब टाइटल से अंदाज़ा हो गया हमें कि बड़ी गर्मा गर्म डिबेट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर कोई नया है चैनल पे या पहले से आता रहता है और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आरफा मेरे खानम साथ आरिफ शेरवानी मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ साहब बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय का कार्यकाल भविष्य क्या टर्म है? जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, सबका। उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो क्या दुश्वारियां हैं। वो पहचान इंडियन है, मैं यही कह रही हूँ पहचान। आरिफ मोहम्मद मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। हाँ। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं पहुंचा सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा। मैं हिंदुस्तान को बेहतर जी बनाना नहीं, चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के जी हिंदुस्तान? नहीं, जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों 40% को जाके तंग करते हैं, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? सबको पता है। देवबंद, पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है और हिंदू डेमोक्रेसी, मेजॉरिटीज, अथॉरिटी, जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए। ये तारीख दूसरे मजाहिब की है। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तसव्वुर ही नहीं। कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहां कोई जिम्मी नहीं बनता,
यहाँ किसी से जिजिया नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप हिंदू सुप्रीमेसी से आप इनकार कर रहे हैं। मैं ये जो तमाम जो नीतियां और राजनीति में नजर आ रही है। एक बात जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजोरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहां घमंड आ गया था ना उसमें, 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान सिर्फ मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है, और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, हाँ। बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। अपने एटीट्यूड पर गौर। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी, आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन ले? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए, किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूँ, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, वो जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई, पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया, मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है। मैंने पूछा, अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं हो? उनका जितनी चेक कहें उतनी। तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार्ट डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई। तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रखता है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे, अगर ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है। भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं।
आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में नहीं बुलाया बुलाते करते थे अब 80% नहीं बुलाते। सुना मैंने। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? ओके, मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू का एक पर्टिकुलर पार्ट था। और लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, ये बंदा बड़ा कमाल है। लॉजिक और फैक्ट्स के साथ सामने जो बंदी बैठी थी उसको लाजवाब किया हुआ था। और कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ कि वो कहीं से वर्ड लाई है और इसने कहीं पे भी कमज़ोरी का मुजाहरा किया हो, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। और द फर्स्ट थिंग इज़, एक अगर आप ज़रा थोड़े से खुले दिल के साथ, नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो कमेंट्स मिलते हैं और उसमें ये होता है कि इन जनरल जो है ना इस्लाम को धो देते हैं। तो अगर आप थोड़े से खुले दिल के साथ वर्ल्ड में जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन ने डिक्लेयर की हैं या वैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ने उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और उनका अगर आप ओरिजिन देखें कि वो इस्लाम के किस मकतब से, किस फ़िक़्ह से, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो आपको दो मिलेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ गैर मुक़ल्लिद कह लें। अच्छा, गैर मुक़ल्लिद की ना आगे बहुत सारी शाखें हैं, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी हैं उसकी, जिसमें अहले हदीस आ जाते हैं, देवबंद आ जाते हैं, सैफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब समझ लें कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये वो इस्लाम फ़ॉलो करते हैं जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब यानी वहाबियों का इस्लाम होता है। और ये नजद में से निकला था जब फॉल ऑफ अरेबिया हुआ था, जब टर्किश फोर्सेस जो हैं वो बाहर निकाली गई थी सऊदीया से, नजद में से, यानी जो आज मौजूदा सऊदी अरब की जो दादा परदादा कह लें आप। तो बेसिकली एक तो इस्लाम फ़ॉलो करने का है वो मेथड जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब लाए, और वो बहुत कट्टर इस्लाम है। उसने धड़ाधड़ इस्लाम के जितने मुक़द्दस मकामात हैं उनको बिल्डोज़ किया। जन्नतुल बकी, जन्नत मौला, जिसको लेके मेजॉरिटी और मुस्लिम एहतजाज करते फिरते हैं, लेकिन क्या करें जी, जिसके कंट्री में वो प्लेस है आप उसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड इज़ के दूसरे जो आपको पार्टी मिलेंगे जिन्होंने आर्म्स उठाए हुए हैं या जो एक्टिविटीज़ में, वो आपको मिलेंगे तशय्यों में से, यानी शिया हज़रात में से। अब प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इंडो पाक में जो है ना वो बरेलवी हैं, सुन्नी हैं। वो कहते हैं भाई अमन से रहो यार, हमें अपना इस्लाम फॉलो करने तो तुम्हें जो करना है करो। वो सब ये कहते हैं कि ये टॉलरेंट हैं टुवर्ड डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट फ़िरकास। तो वो हमें भी कहते हैं कि भाई ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, ये नॉन मुस्लिम तक हमें डिक्लेयर करते हैं। वो हमें कोई मसला ही नहीं है भाई, करते रहो, हम जाने हमारा अल्लाह जाने। तो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि ये जो अशरफ थानवी और देवबंद में पढ़ाए जा रहे, नो ऑफेंस टू देवबंद हजरात, बट देखें ना, जिहाद की डेफिनेशन ही उसने गलत पढ़ाई है यार। जिहाद जो है वो रियासत की तरफ से होता है, रियासत डिक्लेयर करती है, उसे आप खुद नहीं कर सकते। अब अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप माइनॉरिटी में हैं, तो आप कैसे वहाँ जिहाद करेंगे? मेरी समझ से बाहर है। आप पे तो जिहाद तब तक फ़र्ज़ ही नहीं होता जब तक मेजॉरिटी जो है वो आपके ऊपर जुल्म ना करे, और मेरा नहीं ख्याल कोई जुल्म हो रहा है आप पे वहाँ पे। तो ब्रेन वाश किया जाते हैं, यहाँ पे भी लोगों का ब्रेन वाश करके फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। हाफिज़ सईद, जमातुद दावा, लश्कर जंगवी, जैश ए मोहम्मद एग्जांपल्स हैं, और वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाते हैं इन्हें देवबंद के मदरसों में। चलें, बहरहाल बात बहुत आगे निकल जाएगी, बंदे ने बड़े लॉजिकल पॉइंट्स दिए, आई एग्री विद हिम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा।